भारत में शादी एक बहुत बड़ा उत्सव है, एक जश्न का मौका। लेकिन कभी-कभी इस जश्न पर लेन-देन का दबाव भारी पड़ जाता है और इसे एक सामाजिक बुराई में बदल देता है। और यहीं पर सामने आता है दहेज प्रतिषेध अधिनियम यानी डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। तो चलिए आज इस जरूरी कानून के हर पहलू को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। शादी में जो लेन देन होता है उसे लेकर हमेशा एक सवाल मन में आता है, ये तोहफा है या दहेज। सुनने में ये एक छोटा सा फर्क लग सकता है, लेकिन कानूनी तौर पर इसमें जमीन आसमान का अंतर है। और इसी फर्क को समझना इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी हिस्सा है। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि जब कानून दहेज शब्द का इस्तेमाल करता है तो उसका असल में मतलब क्या होता है। आखिर क्या चीज दहेज है और क्या नहीं। देखिए, इस कानून का सेक्शन 2 इसे साफ साफ बताता है। इसके मुताबिक दहेज कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी कीमती चीज है जो शादी के संबंध में दी गई हो या जिसे देने के लिए बात पक्की हुई हो। अब यहाँ एक बात पर गौर करना बहुत जरूरी है। कानून ने दहेज की परिभाषा को काफी बड़ा रखा है। मतलब ये कोई भी संपत्ति हो सकती है जिसे सीधे तौर पर दिया जाए या किसी और के जरिए। और ये शादी से पहले, शादी के दौरान या शादी के बाद कभी भी दिया जा सकता है। लेकिन हाँ, कानून यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क भी करता है। अगर कोई तोहफा अपनी मर्जी से बिना किसी तरह की मांग के दिया जाता है तो उसे दहेज नहीं माना जाएगा। वो एक स्वैच्छिक उपहार है, कोई जबरदस्ती की मांग नहीं। अच्छा, अब जब परिभाषा समझ आ गई है तो ये देखते हैं कि ये कानून आखिर किन किन कामों को साफ तौर पर एक अपराध मानता है। सबसे पहली और सीधी बात, दहेज देना इस कानून के तहत एक दंडनीय अपराध है, एक जुर्म है। और हाँ, ये कानून सिर्फ एक तरफा नहीं है। जितना बड़ा अपराध दहेज देना है, उतना ही बड़ा अपराध इसे लेना या स्वीकार करना भी है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। सिर्फ लेन देन ही नहीं, अगर कोई सीधे सीधे या इशारों में भी दहेज की मांग करता है तो वो अपने आप में एक अलग अपराध है। और इस कानून का एक और बहुत मजबूत पहलू है। सेक्शन 5 साफ कहता है कि अगर दहेज की लेन देन के लिए कोई अग्रीमेंट हो भी जाए ना, तो कानून की नज़र में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो बिल्कुल जीरो है, अमान्य है। तो जब कोई काम गैरकानूनी है तो जाहिर है उसकी सजा भी होगी। तो आइए देखते हैं कि इस एक्ट में सजा का क्या प्रावधान है। इस टेबल पर एक नज़र डालिए, यहाँ सजा का पूरा ब्यौरा है। देखिए, जो सबसे बड़ा अपराध है, दहेज देना या लेना, उसके लिए कम से कम 5 साल की जेल और भारी जुर्माना है। इसके बाद सिर्फ मांगने पर भी 2 साल तक की सजा हो सकती है। और कमाल की बात तो ये है कि अगर कोई दहेज के लिए विज्ञापन भी दे तो वो भी एक गंभीर अपराध है जिसके लिए 5 साल तक की जेल हो सकती है। 5 साल, सोचिए, कम से कम 5 साल की सजा सिर्फ दहेज लेने या देने जैसे गंभीर अपराध के लिए। इससे पता चलता है कि कानून इस अपराध को कितनी गंभीरता से लेता है। और सिर्फ जेल नहीं, इसके साथ साथ कम से कम 15,000 रुपए का जुर्माना भी है। और ध्यान रहे, ये सिर्फ कम से कम है। अगर दहेज की कीमत इससे ज्यादा हुई तो जुर्माना भी उसी हिसाब से बढ़ जाएगा। लेकिन देखिए, ये कानून सिर्फ सजा देने के बारे में नहीं है। इसका एक और बड़ा मकसद है, अधिकार देना, न्याय दिलाना। चलिए समझते हैं कैसे। सेक्शन 6 की सबसे जरूरी बात बस एक लाइन में कही जा सकती है। दहेज पर पहला और अकेला हक सिर्फ और सिर्फ पत्नी का होता है। ये एक बहुत बहुत मजबूत कानूनी व्यवस्था है। तो सवाल उठता है कि ये हक मिलता कैसे है। अच्छा, कानून ने इसका भी रास्ता बताया है। मान लीजिए दहेज पत्नी की जगह किसी और को मिल गया, तो उस व्यक्ति को वो संपत्ति एक अमानत की तरह रखनी होगी। और सिर्फ रखना नहीं, 3 महीने के अंदर अंदर उसे वो पत्नी को सौंपनी होगी। और अगर ऐसा नहीं किया तो वो अपने आप में एक अलग जुर्म बन जाता है। तो फिर शिकायत कौन कर सकता है? क्या सिर्फ पीड़ित ही कर सकता है? नहीं, कानून ने इसका दायरा बहुत बड़ा रखा है। पीड़ित तो कर ही सकता है, साथ में उनके माता पिता या कोई भी रिश्तेदार। और तो और कोई मान्यता प्राप्त समाज सेवी संस्था भी शिकायत दर्ज करा सकती है। मतलब मदद के लिए कई दरवाजे खुले हैं। अब इस कानून की असली ताकत इन 2 शब्दों में छिपी है, नॉन बेलेबल यानी अजमानतीय और नॉन कंपाउंडेबल यानी अशमनीय। चलिए इनका मतलब समझते हैं। नॉन बेलेबल का मतलब है कि आरोपी को जमानत मिलना उसका अधिकार नहीं है, उसे कोर्ट के सामने पेश होना ही होगा।
और नॉन कंपाउंडेबल का मतलब है कि अगर दोनों पार्टियों में बाद में कोई समझौता हो भी जाए तब भी केस वापस नहीं लिया जा सकता। इससे कानून की गंभीरता का अंदाजा लगता है। चलिए, अब हम इस चर्चा के आखिरी हिस्से पर आते हैं और देखते हैं कि इस कानून को और असरदार बनाने के लिए इसमें क्या खास शक्तियां दी गई हैं। अब बात करते हैं इस कानून की शायद सबसे शक्तिशाली प्रावधान की। देखिए, आमतौर पे क्या होता है, जो आरोप लगाता है उसे ही सबूत देना पड़ता है, लेकिन इस कानून में सेक्शन 8A इस नियम को पलट देता है। यहाँ सबूत का भार आरोपी पर होता है, मतलब उसे खुद को बेगुनाह साबित करना होगा। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है और पीड़ित के लिए बहुत बड़ी ताकत है। और ये कानून सिर्फ किताबों में न रह जाए, इसके लिए खास व्यवस्था भी की गई है। सरकारें दहेज प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त करती हैं। इनका काम ही यही है कि ये देखें कि कानून का पालन हो रहा है या नहीं, अपराधों को होने से रोकें और अगर कोई केस बनता है तो उसके लिए सबूत इकट्ठा करने में मदद करें। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? ये कानून सिर्फ सजा देने वाला एक दस्तावेज नहीं है, ये अधिकार देता है, सुरक्षा का कवच देता है और सबसे जरूरी, आवाज उठाने की हिम्मत देता है। देखिए, अपने अधिकारों को जानना ही किसी भी सामाजिक लड़ाई में पहला और सबसे मजबूत कदम होता है।